इस कहानी के लेखक है संतोष देशपांडे। हम कुछ समझ पाते उसके पहले ही उस कुएं से कोई ऊपर आया और राजू को नीचे खींच के ले गया। लगभग 5 मिनट में एक आकृति ऊपर आई। और उसने हड्डियों का ढांचा बाहर निकाला और उस अजीबोगरीब आकृति फिर से उस कुएं में चली गई। बुढ़िया ने बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा किया। अब बूढ़ी औरत ने पुरुषों को इशारा किया और करण को आगे लाने के लिए कहा। वह वापस गई और कुएं से एक बाल्टी खून लेकर करण को नहलाया। करण घबराकर बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन बुढ़िया उन्हें देखकर अजीब तरीके से हंसने लगी। अब करण को उन्होंने राजू की जगह पर उल्टा लटका दिया। अब हमें हमारे जिंदा रहने पर शक होने लगा। और अचानक कुएं से एक अजीब सी आकृति निकली और कुएं की दीवार पर आकर बैठ गई। धीरज ने मुझसे कहा, सर ये यति की तरह लग रहा है। यति? यति मतलब हीन मानव, जिनकी ऊंचाई 9 से 10 फीट होती है। तभी बुढ़िया ने फुसफुसाते हुए उससे कुछ कहा और तभी उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अब ग्रहण समाप्त हो चुका था। बुढ़िया ने खून से भरी बाल्टी उसके शरीर पर डाल दी, फिर पानी भी डाला। पानी डालने के बाद वो आदमी जैसा हो गया। जब उसने अपने चेहरे से पानी और खून पोंछा तो वो देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद नाना भगत थे। हमारा सामना एक भयानक सच्चाई से हुआ। उन्होंने तुरंत करण को छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत हमें रिहा भी कर दिया और हमें जाने के लिए कहा। हालांकि रास्ते में उनके परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ थे। बुढ़िया, नाना की 3 बहनें और एक आदमी, तो एक आदमी आगे। ऐसा हम सब एक साथ कब्रिस्तान से होकर लकड़ी के पुल पर आ गए। हालांकि बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में लग रही थी। उस बुढ़िया ने नाना भगत से कहा, इन्हें क्यों छोड़ा? अगर तुम्हारी भूख मिट गई थी तो हम चारों इन्हें खा लेते। कम से कम हमारी 10 साल के लिए उम्र बढ़ जाती। अगर तुम इन्हें छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर बुढ़िया बाल्टी हाथ में जोर से घुमाई और करण को पीठ पर जोर से मारी। इससे करण वहीं पर गिर गया। मैं और धीरज हम दोनों जोर से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बुढ़िया ने बाल्टी धीरज की पीठ पर फेंक के मारी। वो भी गिर गया। अब मेरा नंबर था, ये मुझे मालूम था, लेकिन इस बार बुढ़िया आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और बहुत जोर से चिल्लाने लगी और भयानक अजीब हरकत करते हुए उसने मुझे एक हाथ से उठाया। उसी समय नाना भगत वहां आ गए और कहा, ग्रहण समाप्त हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं है, तुम बस इन्हें जाने दो। ये सुनकर उसने चुपचाप मुझे नीचे उतारा और वो चली गई। नाना भगत ने कहा, आप जल्दी ही इस जगह को छोड़ दें। हम सब जिंदा रहने के लिए पहाड़ी की चोटी से भागे और उस बूढ़े आदमी की झोपड़ी के सामने आकर रुक गए। हमने उस बूढ़े आदमी से पानी मांगा। उन्होंने पूछा, राजू परब कहाँ है? हम सब चुपचाप बैठे रहे। एक बार फिर बूढ़े आदमी ने राजू के बारे में पूछा। अब सच बोलने के अलावा कोई चारा ना था। हमने उस बूढ़े आदमी को हमारे साथ घटी घटना के बारे में बताया। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं आप सभी से कह रहा था कि वहां मत जाओ, पर आपने मेरी एक ना सुनी। वो लुम्बिनी की बस्ती है। लुम्बिनी यानी कि मेरे भाई की पत्नी, जिसे वो लुम्बिनी की सिद्धि प्राप्त है। इसे वामन विद्या भी कहते हैं। इस सिद्धि का उपयोग करके वो मानव का रक्त निगलती है और हड्डियों का ढांचा उल्टी करके बाहर निकालती है और अपना जीवन मान बढ़ाती है। ये एक बहुत ही भयानक विद्या है। उस औरत ने पहले मेरे भाई यानी कि उसके पति पर यह विद्या आजमाई और उसे निगल लिया। ये 50 साल पहले की बात है।
उस औरत को मेरी भाभी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। वो औरत नहीं, एक डायन है, डायन। उसने एक बाबा से संबंध बना लिया था और उससे लुम्बिनी यानी कि वामन विद्या की निगल कर उल्टी करने वाली विद्या सीख ली और उन दोनों के संबंध के बीच आने वाले मेरे भाई को पहले प्रयोग में निगल लिया। और ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा। बाद में उसने अपने बच्चों को ये सब सिखाया। हर बार चंद्र ग्रहण की रात को ये सभी लोगों को फंसाकर नदी के उस पार जंगल में ले जाते हैं और उस मंत्र से भरे हुए कुएं से एक एक को निगल जाती है। जब खून और मांस खाया जाता है तब ये ढांचा तोड़कर उसकी कब्र बनाते हैं। वो जो 100-150 कब्र है वो सब निगले हुए और उल्टी करके निकाले हुए लोगों की है। ग्रहण शुरू होने से पहले नाना भगत नदी के पानी में खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर लकड़ी के पुल के बगल में बने कुएं में वह उस नदी के एक गुप्त सुरंग से होकर जाता है। फिर 2 जंगली भैंसों को उस जगह पर लाया जाता है। जंगली भैंसों को एक मंत्र द्वारा लकड़ी से बांध कर रखते हैं और बड़ी बड़ी सुई चुभाकर उसका खून पीते हैं और उन दोनों जंगली भैंसों को उस कुएं में फेंक देते हैं। उन जंगली भैंसों का मांस खाने के बाद नाना भगत यति की यानी कि एक हिम मानव का रूप धारण कर लेता है। उस समय भैंसों के खून की वजह से कुएं का पानी लाल हो जाता है। जिस आदमी को निगलना होता है उसको नहलाने के लिए उस लाल पानी का उपयोग किया जाता है। फिर आदमी को लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता है। नीचे कुएं का आदमी यति के भयानक रूप में आकर उसे निगल लेता है और फिर उसकी हड्डियां उल्टी करके बाहर निकाल देता है। निगले हुए आदमी का जितना जीवन होता है वह निगलने वाले को मिलता है। इस तरह ये लुम्बिनी की निगल कर उल्टी करने की कुविद्या है। मैं राजू को कह रहा था शाम होने से पहले उस गांव से वापस आ जाने के लिए, लेकिन बेचारे ने मेरी नहीं सुनी और अपने ही मौत को समीप खींच लिया। आपकी किस्मत अच्छी है। ग्रहण खत्म होने के बाद उनकी सारी शक्तियां चली जाती है, इसलिए आप लोग बच गए और इसीलिए उन्होंने आपको जाने दिया। नहीं तो आपकी भी कब्र आज वहीं बन जाती। नदी का दूसरा किनारा साल भर फिर से कब्रिस्तान की तरह दिखता है। वो कुआं भी गुप्त हो जाता है और वो कुटिया भी गायब हो जाती है। इस परिवार को हमेशा नए चंद्र ग्रहण का इंतजार रहता है। मैं यहाँ पिछले 50 साल से रह रहा हूँ। वे कई सालों से लोगों को निगलने का काम कर रहे हैं। आज तक केवल आप ही हैं जो बच गए हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम जान गए थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हम तुरंत वहां से निकल गए। यह घटना आज भी किसी के भी मन से निकली नहीं है। बहुत ही डरावनी रही लुम्बिनी की चंद्र ग्रहण की रात में निकलने वाली वामन विद्या की ये कहानी। ये आज भी हमें चंद्र ग्रहण के समय सोने नहीं देती।